इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में जो है मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सब मौर्य वंश से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न होंगे और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जर अभिलेख, ब्रह्मगिरी में, अरोरा में, सारनाथ में। तो ये 2015 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो संयुक्त उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, गुर्जरा में। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि धार्मिक स्तूप, धार्मिक स्तूप का निर्माण, धार्मिक स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। धार्मिक स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, अशोक ने करवाया था, अशोक ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के शरीर त्याग से। 2008 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो संयुक्त उत्तर आपको याद रखना है, बुद्ध के जन्म से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, कि जो बुद्ध की जन्मभूमि है, बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण, बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण लुम्बिनी, लुम्बिनी ग्राम का भोग, लुम्बिनी ग्राम का भोग कर, लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया गया, माफ कर दिया गया। तथा भू राजस्व, तथा भू राजस्व, तथा भू राजस्व 1/6 से हटाकर 1/8 कर दिया गया। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। किस काल में? मौर्य वंश काल में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि मौर्य प्रशासन में, मौर्य प्रशासन में राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा जो है वो सर्वोच्च अधिकारी होता था। मौर्य प्रशासन में राजा जो है सर्वोच्च अधिकारी होता था। और मंत्री सभा तथा मंत्री परिषद, मंत्री परिषद राजा को सहायता देते थे, राजा को सहायता देते थे। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में, बिहार के चंपारण जिले में। तो ये 2008 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो संयुक्त उत्तर आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल आपको याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वो 321 से लेकर 290 ईसा पूर्व है। इनका जो शासनकाल है 321 से 290 ईसा पूर्व है। और ये भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त को स्ट्रोबो तथा जस्टिन ने सेंड्रोकोटस और एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम से संबोधित किया, एंड्रोकोटस नाम से संबोधित किया है। इस चीज को आप याद रखेंगे, संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, मास्की का लघु स्तंभ, क्वीन स्तंभ, रुमिनदेई स्तंभ, ब्राभु स्तंभ। ये 1994 में प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो संयुक्त उत्तर याद रखना है वो ब्राभु स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यही अभिलेख जो है, यही अभिलेख को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। और अशोक ने अपने
शिलालेखों में अशोक ने अपने शिलालेखों में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में थे, तो आपको याद रखना है प्राकृतिक भाषा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कालसी प्रसिद्ध है बौद्ध चैत्यों के हेतु, पारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण, गुप्तकालीन मंदिरों के कारण। ये 2008 में आया प्रश्न है। तो जो कालसी है वो अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि जो कालसी है, कालसी ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। और जो मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज ये एक यूनानी यात्री था। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेगस्थनीज जो था ये यूनानी यात्री था जो कब आया था, 305 ईस्वी में ये भारत आया था। और किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये जो मेगस्थनीज है ये आया था। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो डाइमेकस है, डाइमेकस जो है ये सीरिया का था, निवासी था। और ये कब आया था, ये 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व में आया था। किसके शासनकाल में आया था, तो आपको याद रखना है ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था। बिंदुसार के शासन काल में आया था, जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कालसी। ये 2007 में आया प्रश्न है। तो यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि मौर्य वंश का संस्थापक जल्दी से बताइए कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इनका जो जन्म है ये 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और जो चाणक्य थे, चाणक्य जिनको कौटिल्य भी कहा जाता था, चाणक्य जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक जो है वो कौन सी है, जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रखना है अर्थशास्त्र जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको याद रखना है चाणक्य या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई है। और इसका जो संबंध है ये राजनीति से संबंध है। इसका जो संबंध है वो किससे है, राजनीति से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। शिलालेख 1, शिलालेख 12, शिलालेख 2, शिलालेख 13। तो ये 1998 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है शिलालेख 8। अब शिलालेख 1 की बात करें तो इसमें क्या है, तो इसमें जो है शिलालेख 1 में जो है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा की गई है, इस चीज को आप याद रखेंगे। पशु बलि की निंदा की गई है। और शिलालेख 2 की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया था। और शिलालेख 7 की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें जो है स्त्री महामांत्रों की नियुक्ति की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा, रोमिदेई स्तंभलेख द्वारा, हेनसांग के विवरण द्वारा, प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। ये 2016 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है 13वें शिलालेख द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब पहले शिलालेख की बात करें, पहले शिलालेख में क्या है,
पहले शिलालेख में क्या है, तो इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था। पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा की गई है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और दूसरे शिलालेख में क्या है, तो दूसरे शिलालेख में हमने बताया था अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 8, शिलालेख 7 ये शिलालेख 7 है, ये शिलालेख 12 है। भ्राभु लघु शिलालेख, ये 2008 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है शिलालेख 12, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब शिलालेख 7 की बात करें तो यहाँ पर जो शिलालेख 8 है, शिलालेख 8 की बात करें तो इसमें जो है कलिंग युद्ध, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का जो है वर्णन और कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और अशोक के हृदय परिवर्तन, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, इस चीज को आप याद रखेंगे। इसमें पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श किया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है? अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, कृष्णदेव राय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अशोक। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, शिलालेख से बहुत प्रश्न आते हैं कि 14वें शिलालेख में क्या प्रावधान है, ये क्या उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है 14वें शिलालेख में जो है अशोक ने 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और 13वें शिलालेख में क्या है, यहाँ 13वें शिलालेख भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 13वें शिलालेख में जो है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, कलिंग युद्ध, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और 12वें शिलालेख में क्या है, तो 12वें शिलालेख में हमने बताया था स्त्री महामांत्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है, सम्मान की बात कही गई है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वो कौन से सम्मिलित है? 1 और 10 शिलालेख, 2nd या 13 शिलालेख, 1st या 11 शिलालेख, 2nd या 14 शिलालेख। ये 1998 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? 2nd और 12 यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में हमने बताया था पशु बलि की निंदा की गई थी, फर्स्ट शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी। इसको आप इग्नोर मत करिएगा, एग्जाम में आ चुका है, निंदा की गई है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और 10वें में क्या है, तो इसमें अशोक ने आदेश दिया था कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में रहेंगे, हमेशा प्रजा के हित में सोचे, प्रजा के हित में सोचे, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 11 में देख लेते क्या है। तो 11 में जो है 11, यहाँ पे 11 आपको याद रखना है कि 11 में क्या है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है,
धम्म की व्याख्या की गई है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? चोल, सत्ययुक्त, पांड्य और सातवाहन। ये 2005 में आया प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सातवाहन। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात देखता है कि अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेखों, अशोक के शिलालेख की खोज, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंथेलर ने की थी। इस चीज को आप याद रखेंगे। और इनकी जो संख्या थी वो 14 थी। इनकी संख्या कितनी थी? 14 थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे वो कहाँ का शासक था? साइरोन का, मिस्र का, सीरिया का, मकदूनिया का। ये 2006 में आया प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इज दैट, मिस्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र, मेसिडोनिया, कोरिंथ, सीरिया। ये 2012 में आया प्रश्न है, तो इस प्रश्न का भी जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मिस्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक को के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? चोल, मौर्य, गुप्त, पल्लव। ये 2010 में आया प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 2017 में आया प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ए इज राइट, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसर पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो हमने पहले ही आंसर में बताया था, इसका जो सही आंसर है शिलालेख 1st, 5th, 9th या 11th। तो ये प्रश्न जो है 2013 में आया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, शिलालेख 5। फर्स्ट में क्या है हमने बताया था, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि, ये बार बार क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। पशु बलि की निंदा की गई है। और 9th में क्या है? इसमें सच्ची भेंट, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे विचार तथा सच्चे शिष्टाचार, सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और 9 में क्या है? 9 में आपको याद रखना है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म की व्याख्या, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।